हेलो एवरीवन। देखिए बच्चों, आज का टॉपिक है हमारा ड्रग इंटरेक्शन। अब ड्रग इंटरेक्शन जो है बहुत लेंदी टॉपिक है। इसके अंदर आपके सिलेबस में डिफाइन कर रखा कि आपको पढ़ना क्या है कि फार्माकोकाइनेटिक अप्रोच ड्रग इंटरेक्शन में क्या होता है और फार्माकोडायनेमिक अप्रोच क्या होता है। तो आपके ब्रैकेट में ये भी लिखा हुआ है सिलेबस में, फार्माकोडायनेमिक और फार्माकोकाइनेटिक मैकेनिज्म उसकी बेसिकली इंटरेक्शन की क्या होती है। तो देखिए बच्चों, आपका इसको किस तरीके से पढ़ना है। सबसे पहले हम फार्माकोकाइनेटिक अप्रोच, फार्माकोकाइनेटिक इंटरेक्शंस को पढ़ेंगे। तो फार्माकोकाइनेटिक बेसिक हमको फार्माकोकाइनेटिक में क्या पता है कि फार्माकोकाइनेटिक में आपका एडीएमई आता है, एब्जॉर्प्शन, डिस्ट्रीब्यूशन, मेटाबॉलिज्म एंड एक्सक्रीशन। तो सबसे पहले देखिए इस तरह लिखा हुआ है, ये ग्रीन कलर से एब्जॉर्प्शन। एब्जॉर्प्शन इंटरेक्शन किस तरीके से हो सकता है, मींस दो ड्रग या बेसिकली किस तरीके से हम किसी ड्रग के एब्जॉर्प्शन को बढ़ा या कम कर सकते हैं, तो उसको हम बोलेंगे इंटरेक्शन। हम किस तरीके का कर दें ताकि उसका एब्जॉर्प्शन बढ़ जाए या घट जाए। तो ओवरऑल एब्जॉर्प्शन इंटरेक्शन ड्रग का, फार्माकोकाइनेटिक ड्रग इंटरेक्शन के अंदर पढ़ रहे हैं एब्जॉर्प्शन। दूसरा हमारा है डिस्ट्रीब्यूशन, तीसरा है हमारा मेटाबॉलिज्म और चौथा है हमारा एक्सक्रीशन। और लास्ट में बच्चों हम पढ़ेंगे फार्माकोडायनेमिक ड्रग इंटरेक्शन, जिसमें आपका थोड़ा सा समझने का है, ऑलरेडी इसको हम समझ चुके हैं। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं आपका क्या, फार्माकोकाइनेटिक ड्रग इंटरेक्शन में एब्जॉर्प्शन इंटरेक्शन। देखिए एब्जॉर्प्शन इंटरेक्शन का ओवरऑल पर्पज ये है कि सबसे पहले अब इंटरेक्शन में या तो एब्जॉर्प्शन बढ़ेगा या तो घटेगा। सबसे पहले जैसे आप देखिए एग्जांपल के साथ हम समझेंगे। जैसे अगर हम टेट्रासाइक्लिन को कैल्शियम के साथ देते हैं, किसके साथ देते हैं, टेट्रासाइक्लिन को कैल्शियम के साथ, तो हमको पता होना चाहिए कि जब कभी आप टेट्रासाइक्लिन को कैल्शियम के साथ दो, अब कैल्शियम के साथ देने का सेंस, चाहे तो आप मिल्क के साथ टेट्रासाइक्लिन को एडवाइस करिए या तो कोई ऐसे फूड सप्लीमेंट के साथ एडवाइस करिए जिसमें बेसिकली कैल्शियम की अवेलेबिलिटी ज्यादा हो। तो वहां पर हम बोलेंगे कि टेट्रासाइक्लिन को हम किसके साथ दे रहे हैं, कैल्शियम के साथ। बच्चों जब कभी आप टेट्रासाइक्लिन को कैल्शियम के साथ देते हो तो ये कैल्शियम टेट्रासाइक्लिन का ओवरऑल स्ट्रक्चर इस तरीके से होता है कि कैल्शियम कंबाइन होके उसके साथ बना लेता है क्या, चीलेट। मतलब चीलेट फॉर्म कर लेगा कौन, टेट्रासाइक्लिन, किसके साथ, कैल्शियम कंटेनिंग फूड के साथ। तो बेसिकली जब चीलेट फॉर्म कर लेगा तो हमको पता होना चाहिए कि चीलेट जो होता है ये नहीं होता, क्या नहीं होता, एब्जॉर्ब। और बच्चों जब ये एब्जॉर्ब नहीं होगा तो क्या इसका इफेक्ट कम नहीं होगा, नो डाउट कम होगा। मींस चिलेट के फॉर्म में कभी भी कोई ड्रग या टेट्रासाइक्लिन बेसिकली एब्जॉर्ब नहीं होगी। तो हमने क्या किया, हम कभी भी टेट्रासाइक्लिन को कैल्शियम के साथ एडवाइज नहीं करेंगे। द रीजन बिहाइंड कि यहां पर क्या फॉर्मेशन हो रहा है, चिलेट फॉर्म हो रहा है। तो बेसिकली इसको हम क्या बोलेंगे, जैसे यहां पे कॉम्प्लेक्सेशन, बेसिकली आपका क्या हो रहा है, कॉम्प्लेक्सेशन फॉर्म हो रहा है। तो यहां पे चिलेट की वजह से इसका एब्जॉर्प्शन नहीं हो रहा, तो कभी भी आप टेट्रासाइक्लिन को कैल्शियम के साथ एडवाइस नहीं करेंगे। तो एक तो ये आप लिख सकते हैं कि कॉम्प्लेक्सेशन, कॉम्प्लेक्सेशन एंड एब्जॉर्प्शन। कॉम्प्लेक्सेशन ऐसा बना कि एब्जॉर्प्शन कम हो गया। अब हो सकता है कई बार कुछ एग्जांपल ऐसे हो जिसमें आप उसके साथ अगर बेसिकली जैसे आयरन है, आयरन के साथ आप अगर एस्कॉर्बिक एसिड के साथ आयरन देते हैं तो आयरन का एब्जॉर्प्शन ज्यादा होगा। तो आपको कोट करना है एग्जाम्पल के साथ कि आप बेसिकली क्या दिखा रहे हो, एब्जॉर्प्शन कम कर रहे हो या एब्जॉर्प्शन को बढ़ा रहे हो। तो आपको सिंपल सा कंटेंट यहां पे रखना है, फार्माकोकाइनेटिक में पहला एब्जॉर्प्शन, और उसके अंदर एक एग्जाम्पल कोट करना है कि इस तरीके से टेट्रासाइक्लिन कैल्शियम के साथ चिलेट होने के बाद, चिलेट फॉर्म करने के बाद एब्जॉर्ब नहीं होती या एब्जॉर्प्शन इसका रिड्यूस हो जाता है। तो ये एग्जाम्पल आपका क्लियर हुआ। दूसरा देखिए, जब कभी आपको पता होगा कि हमारी कोई भी ड्रग किस मीडियम में एब्जॉर्ब होती है, सेम मीडियम में। सेम मीडियम कहने का सेंस ये है कि जैसे अगर मैं बोलूं कि देखिए इस तरीके से, जैसे अगर मान लीजिए ये आपका स्टमक है फॉर एग्जांपल समझाने के पर्पज से, और यहां पे आपने कैसी ड्रग ली, एसिडिक। अब आपको पता है कि एसिड यहां का जो मीडियम है वो भी कैसा है, एसिडिक है। तो बच्चों आपको पता होना चाहिए कि सेम मीडियम में ड्रग का जो नेचर है, अगर उसका मीडियम भी क्या है, सेम है, जैसे एसिडिक ड्रग है और मीडियम क्या है, सेम है, एसिडिक है, तो ये ड्रग हमेशा क्या होगी, अनआयोनाइज्ड। क्या होगी, अनआयोनाइज्ड, या हम कह लें इसको नॉन पोलर।
तो अनआयनाइज या नॉन पोलर होगी सेम मीडियम में, तो ये आपको ये भी पता है, हमने बेसिक में पढ़ रखा है कि जितनी ड्रग अनआयनाइज्ड होगी उतनी ज्यादा एब्जॉर्ब होगी। तो इट मींस अगर हम सेम मीडियम रखते हैं तो उसका एब्जॉर्प्शन भी क्या होगा, ज्यादा होगा। और ज्यादा इसलिए हुआ क्योंकि ड्रग क्या है, अनआयनाइज्ड, और हमने ऑलरेडी पढ़ रखा है बेसिक कॉन्सेप्ट में कि ड्रग जितनी ज्यादा अनआयनाइज्ड होगी, नॉन पोलर होगी, उतनी ज्यादा उसका एब्जॉर्प्शन होगा। तो अब यहां से आपने क्या समझा कि एसिडिक ड्रग अगर आप दे रहे हैं और आप किसी वजह से कोई ड्रग ऐसी दीजिए जहां पे ओवरऑल, सपोज करिए कोई ड्रग आप एसिडिक ड्रग ले रहे हैं, आपको पता है कि अगर आप स्टमक से इसका एब्जॉर्प्शन होगा क्योंकि एसिडिक ड्रग है, तो जब स्टमक से एब्जॉर्प्शन होगा और आप साथ में कोई ऐसी ड्रग लेते हैं जो वाकई एसिडिटी को इंक्रीज करती है, तो वो उसके एब्जॉर्प्शन को भी क्या कर देगी, बढ़ा देगी, क्योंकि एसिडिक ड्रग एसिडिक मीडियम में ही एब्जॉर्ब होगी। अगर वहीं पे अगर एसिडिक ड्रग के साथ आप कौन से ड्रग, कोई ऐसी ड्रग लीजिए या ऐसा मीडियम क्रिएट करिए जो बेसिक हो, तो क्या एसिडिक ड्रग बेसिक मीडियम में एब्जॉर्ब होगी, नहीं होगी। सेम मीडियम में ही ड्रग एब्जॉर्ब होती है। तो आप ये इस सेम मीडियम में आप ये दिखा सकते हैं कि इंटरेक्शन इस तरीके से भी हो सकता है, राइट। तो ये आपका एक क्लियर हो गया। दूसरा, डायगॉक्सिन विद एंटीबायोटिक। अब ये किस चीज को डिनोट कर रहा है, अब आपने एंटीबायोटिक लिया तो एंटीबायोटिक आपको मोर एंड लेस सब बच्चों को पता है कि वो क्या कर देती है, जो हमारे एंटीबायोटिक जो बैक्टीरियाज होते हैं, जो गट फ्लोरा होते हैं, जो हमें रिक्वायर्ड होते हैं, उनको भी कई बार ये डिस्ट्रॉय करती है अगर हैवी एंटीबायोटिक है। तो ओवरऑल कहने का पर्पज ये है कि एंटीबायोटिक जैसे अगर हम डायगॉक्सिन के साथ देते हैं, तो बेसिकली डायगॉक्सिन के साथ देने का पर्पज ये होता है कि एंटीबायोटिक जो हमारे जीआई गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट में जो नेचुरल गट फ्लोरा हमारे प्रेजेंट है, जो बैक्टीरिया प्रेजेंट है, जो हमारे लिए हेल्पफुल है, उनका बेसिकली ये क्या करेगा, उनको सप्रेस करेगा। और चूंकि ये गट फ्लोरा जो होता है ये किसको डिस्ट्रॉय करता है, नेचुरली डायगॉक्सिन को। तो जब एंटीबायोटिक हमने डायगॉक्सिन के साथ दिया तो एंटीबायोटिक ने इसको इनहिबिट किया, और क्या अब ये इसको डिस्ट्रॉय कर पाएगा, नहीं कर पाएगा, तो इसका लेवल क्या हुआ, बढ़ेगा। इसका जब लेवल बढ़ेगा तो इसका एब्जॉर्प्शन भी बढ़ेगा। तो एक इंटरेक्शन इस तरीके का भी होता है गट फ्लोरा से रिलेटेड, तो ये भी आपका क्लियर है। तीसरा, कीटोकोनाजोल एसिडिक मीडियम, इसको आपको किस तरीके से समझना है। देखिए बच्चों, जैसे हमारा ये स्टमक है, अब हम एक वर्ड यूज करते हैं जिसको हम बोलते हैं गैस्ट्रिक इम्पटिंग। क्या बोलते हैं, गैस्ट्रिक इम्पटिंग। इसको आप आराम से समझ लीजिए क्योंकि हमेशा एक कॉन्सेप्ट बनेगा आपका, गैस्ट्रिक इम्पटिंग, राइट। तो गैस्ट्रिक इम्पटिंग, जैसे मैंने बोला कि गैस्ट्रिक इम्पटीज मैंने बढ़ा दी, तो गैस्ट्रिक इम्पटिंग टाइम को अगर मैं बढ़ा, जैसे अगर मैं बोलता हूं कि गैस्ट्रिक इम्पटिंग टाइम बढ़ा, तो उसका सेंस क्या है कि ये जो स्टमक है इसमें जो कंटेंट है, अगर हम फूड से रिलेटेड बात करें, तो यहाँ पे जो बेसिकली जो ड्रग है, गैस्ट्रिक इम्पटिंग टाइम इसने इसका बढ़ा दिया। इट मींस इसका जो कंटेंट है वो फॉरवर्ड इंटेस्टाइन में देर से जाएगा। देर से जाएगा मतलब टाइम टेकन, टाइम ज्यादा लगेगा, टाइम टेकन प्रोसेस हो गई। इसको इस तरीके से समझिए कि अगर कोई ड्रग गैस्ट्रिक इम्पटिंग टाइम को बढ़ाती है, इट मींस वो यहां पे कंटेंट को ज्यादा देर तक रखेगी। तो गैस्ट्रिक इम्पटिंग टाइम बढ़ाना या गैस्ट्रिक इम्पटिंग टाइम को प्रोलॉन्ग करना, दोनों बातें सेम है। तो आप चाहे तो गैस्ट्रिक इम्पटिंग टाइम को प्रोलॉन्ग कर लीजिए या गैस्ट्रिक इम्पटिंग टाइम को बढ़ा दीजिए, दोनों बात सेम है। लेकिन पर्पज, लेकिन इसे आप समझ क्या पा रहे हैं कि गैस्ट्रिक इम्पटिंग टाइम बढ़ाने से जो गैस्ट्रिक कंटेंट है, स्टमक का कंटेंट है, वो देर से डिलीवर होगा कहां, इंटेस्टाइन। अब देखिए इसका आप इंट्रैक्शन से कैसे कोरिलेट करते हैं। सपोज करिए कोई ड्रग है वो स्टमक से एब्जॉर्ब होती है, एसिडिक मीडियम में एब्जॉर्ब होती है, और आपने कोई ड्रग ऐसी ली जो गैस्ट्रिक इम्पटिंग टाइम को बढ़ाती है। अब गैस्ट्रिक इम्पटिंग टाइम को बढ़ाएगी, इट मींस ज्यादा देर तक वो कहां रखेगी, स्टमक में रखेगी। स्टमक का मीडियम खुद कैसा होता है, एसिडिक। तो यहां पे जो एग्जांपल लिखा गया कि जैसे कीटोकोनाजोल जो होती है वो किस मीडियम में एब्जॉर्ब होती है, एसिडिक मीडियम में। तो अगर आप कोई ड्रग ऐसी लेते हैं जो बेसिकली इस गैस्ट्रिक इम्पटिंग टाइम को बढ़ाती है, कोई भी ड्रग, फॉर एग्जांपल आप कोई भी ड्रग ऐसी लेते हैं जो गैस्ट्रिक इम्पटिंग टाइम को बढ़ाती है,
तो गैस्ट्रिक इम्पिटिंग टाइम बढ़ाएगी, इट मींस कीटोकोनाजोल भी अगर साथ में लिया है तो कीटोकोनाजोल को ज्यादा देर तक कहां रखेगी, स्टमक में रखेगी। अब जब स्टमक में ज्यादा देर तक रखेगी तो चूंकि कीटोकोनाजोल का एब्जॉर्प्शन ही किस मीडियम में होता है, एसिडिक मीडियम में, तो वो तो उसके लिए कैसी कंडीशन हो गई, फेवरेबल कंडीशन हो गई। इट मींस ज्यादा से ज्यादा ये क्या हो जाएगी, स्टमक से एब्जॉर्ब होगी। ये बात समझ में आ गई। अब जस्ट अपोजिट आप इस तरीके से समझ सकते हो कि मान लीजिए किसी ड्रग का एब्जॉर्प्शन आपके इंटेस्टाइन से होता है, स्मॉल इंटेस्टाइन से, और कोई ड्रग साथ में ऐसी दे दी जो गैस्ट्रिक इम्पिटिंग टाइम को बढ़ा दिया, तो गैस्ट्रिक इम्पिटिंग टाइम अगर यहां बढ़ गया तो क्या वो ड्रग जल्दी दूसरी जो इंटेस्टाइन से जिसको एब्जॉर्ब होना है वो जल्दी इंटेस्टाइन पे जाएगी, स्मॉल इंटेस्टाइन पे नहीं जाएगी, तो उसका एब्जॉर्प्शन क्या हो गया, कम हो। तो इस तरीके से ये कॉन्सेप्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आज का जो ये टॉपिक है ये मतलब इतना इंपॉर्टेंट है कि आप इसमें छोटे छोटे कॉन्सेप्ट हैं, तो इन कॉन्सेप्ट को जब आप समझ के रखेंगे तो आपको फार्माकोलॉजी में कई चीजें पढ़ना काफी आसान लगेगा। तो एक तो ये गैस्ट्रिक इम्पिटिंग टाइम को लेके आपने देख लिया, ठीक। तो आपका ये वाला कॉन्सेप्ट पूरा एब्जॉर्प्शन से रिलेटेड जो भी इंटरेक्शन हो सकते हैं उनकी मैकेनिज्म वो आपकी क्लियर हो गई। दूसरा डिस्ट्रीब्यूशन। अब डिस्ट्रीब्यूशन का सिंपल सा कॉन्सेप्ट देखिए, इसको मैं इरेज कर देता हूं। डिस्ट्रीब्यूशन का आपका सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, कैसे, ये देखिए, जैसे आपका ये आपकी क्या है, ब्लड वेसल है सपोज करिए, राइट। अब यहां पे क्या है, ब्लड, और ये सपोज करिए प्लाज्मा प्रोटीन है। आपको ये पता होगा कि जो ड्रग प्लाज्मा प्रोटीन से बाउंड होती है वो एक तरीके से इनर्ट मानी जाती है। ड्रग के एक्शन के लिए ये जरूरी है कि वो ड्रग रिसेप्टर से बाइंड करे, या जिस एंजाइम को स्टिमुलेट करना उस एंजाइम को स्टिमुलेट करे। मोर एंड लेस कहने का मतलब है कि जब तक प्लाज्मा प्रोटीन से कोई ड्रग बाउंड होगी उसका एक्शन आने वाला नहीं है। तो सपोज करिए हमारे पास दो ड्रग है, 1 एंड 2। अब 1 जो ड्रग है ये भी प्लाज्मा प्रोटीन से बाइंड होती है, 2 भी अपनी कोई प्लाज्मा प्रोटीन से बाइंड होती है। लेकिन अगर हमारे पास ऐसा मतलब ड्रग का कॉम्बिनेशन आता है जो जो दो ड्रग है वो सेम प्लाज्मा प्रोटीन से बाइंड होंगी लेकिन एफिनिटी दोनों की अलग है, मतलब ये स्ट्रांगली बाइंड होती है और ये लूजली बाइंड होती है। तो आपको पता होना चाहिए बच्चों, जैसे मान लो अगर ये लूजली बाउंड हो रही है और ये ऑलरेडी पहले आपने ली, ये बाउंड है, तो अगर आपने ये ड्रग बाद में ली तो ये इसको डिस्प्लेस कर देगी कि नहीं कर देगी, क्योंकि ये स्ट्रांगली बाइंड होने की एफिनिटी रखती है। तो ओवरऑल कहने का मतलब है कि जब आप डिस्ट्रीब्यूशन इंटरेक्शन को पढ़ते हैं तो उसमें आपको पता होना चाहिए कि कुछ ड्रग ऐसी होती हैं जिनकी एफिनिटी प्लाज्मा प्रोटीन को लेके ज्यादा होती है, तो वो लूज वाली ड्रग को वहां से हटा देती है, और जैसे ही लूज वाली ड्रग हटेगी तो वो क्या हो गई, फ्री ड्रग हो गई। अब वो बाउंड ड्रग नहीं है, वो फ्री ड्रग, और फ्री ड्रग का हमेशा एक्शन आता है। तो साथ में जब कभी आप ऐसा कॉम्बिनेशन लेते हैं जिसमें एक ड्रग दूसरे ड्रग को डिस्प्लेस करती है, तो जिस ड्रग को वो डिस्प्लेस करेगी उस ड्रग की डोज हमेशा क्या करना पड़ेगा, आपको कम करके लेना पड़ेगा, क्योंकि वो ड्रग जैसे ही फ्री होगी उसका ज्यादा से ज्यादा एक्शन होगा एंड देयर में भी चांसेस ऑफ ज्यादा से ज्यादा टॉक्सिसिटी हो। तो जिस तरीके से एग्जांपल में यहां पे देख सकते हैं आप, जैसे डाइजीपाम ये डिस्प्लेस कर देती है किसको, फेनेटोइन को। मतलब फेनेटोइन अगर प्लाज्मा प्रोटीन से बाइंड है और अगर आपने डाइजीपाम लिया तो डाइजीपाम फेनेटोइन को प्लाज्मा प्रोटीन से हटा के फ्री कर देगी, ये आपके आगे फेनेटोइन। अब इसकी क्या होगी, टॉक्सिसिटी। तो ओवरऑल जब कभी आप डाइजीपाम या फेनेटोइन का कॉम्बिनेशन लेते हैं तो आपको फेनेटोइन की डोज को कम करके लेना होगा। नंबर 2, जैसे सल्फोनामाइड सेम डिस्प्लेस कर देती है किसको, टॉल ब्यूटामाइड को। अब बच्चों देखो, टॉल ब्यूटामाइड जो है ये एंटी हाइपरग्लाइसेमिक ड्रग है, मतलब एक ग्लूकोज के लेवल को कम करती है। तो इसको इस तरीके से समझ सकते हैं, अगर आपने सल्फोनामाइड को टॉल ब्यूटामाइड के साथ लिया तो सल्फोनामाइड क्या करेगा, टॉल ब्यूटामाइड को हटा देगा प्लाज्मा प्रोटीन से। जब हटा देगा तो टॉल ब्यूटामाइड का ज्यादा से ज्यादा एक्शन आएगा, और टॉल ब्यूटामाइड एंटी हाइपरग्लाइसेमिक कैटेगरी की ड्रग है, वो ग्लूकोज के लेवल को कम करती है, तो ग्लूकोज का लेवल ज्यादा कम हो जाएगा क्योंकि ये ड्रग ज्यादा एक्टिव फॉर्म में आ जाएगी, ज्यादा फ्री फॉर्म में आ जाएगी। तो जब ज्यादा फॉर्म में आ जाएगी तो देयर में भी चांसेस की हाइपोग्लाइसीमिया हो, मतलब हाइपरग्लाइसीमिया के लिए आपने कंट्रोल करने के लिए ड्रग लिया लेकिन आपको इंस्टेंट क्या हो जाए, हाइपोग्लाइसीमिया। तो आप इस तरीके से इसको समझ सकते हैं यहां से। तो ये आपका डिस्ट्रीब्यूशन का रिलेट कॉन्सेप्ट आपका क्लियर है। तो ये भी आपका आई थिंक क्लियर है, आप इसको भी नोट डाउन कर सकते हैं। बाकी आप नोट्स से सारी चीजें जब पढ़ेंगे तो बिल्कुल एग्जैक्टली मैं नोट्स से बेसिकली आपको पढ़ाता।
देखिए मेटाबॉलिज्म में आपका एंजाइम इंडक्शन और एंजाइम इनहिबिशन, तो इसके लिए डिटेल हम लोगों ने फर्स्ट यूनिट या आई थिंक कहीं पे कवर करके रखा है, जिसमें हमारा टॉपिक की हेडिंग ही है एंजाइम इंडक्शन और एंजाइम इनहिबिशन। वहां पे इसका आपका मेनोमिक्स भी था कि जीपीआरएस सेल फोन या विटामिन के कैन नॉट कॉज एंजाइम इनहिबिशन, तो वहां से आप ड्रग के एग्जांपल को लर्न कर सकते हैं, और वहां पे कॉन्सेप्ट ओवरऑल ये वाला हो चुका है, तो इसको मैं रिमूव कर देता हूं। एक्सक्रीशन, अब एक्सक्रीशन में बच्चों यहां पे ये समझने वाला है, देखिए जैसे मान लीजिए कि जैसे ये आपका नेफ्रॉन है, यहां पे ये कोई ट्रांसपोर्टर है, एक्टिव ट्रांसपोर्टर, अब यहां पे आपकी ब्लड वेसल है, ठीक। अब यहां पे आपका प्रोबेनिसिड भी आया एक ड्रग, और एक ड्रग आई पेनिसिलिन। समझिए पेनिसिलिन को भी इस ट्रांसपोर्टर को यूज करना है और इसको यहां पे ला के थ्रो करना है ताकि इधर से क्या हो जाए, एक्सक्रीशन, ठीक। प्रोबेनिसिड, ये प्रोबेनिसिड जो है ये भी इसी ट्रांसपोर्टर के थ्रू आती है, यहां आती है, और यहां से अल्टीमेटली क्या होती है, एक्सक्रीट होती है। तो बेसिकली इसमें भी वही क्वालिटी है कि जिस ड्रग की उस ट्रांसपोर्टर से एफिनिटी ज्यादा होगी वो दूसरी ड्रग को बाउंड ट्रांसपोर्टर के साथ जाने नहीं देगी। जैसे अब यहां पे क्या हुआ कि जैसे मान लीजिए कि प्रोबेनिसिड की इस ट्रांसपोर्टर के प्रति एफिनिटी ज्यादा है, तो यह क्या पेनिसिलिन को ट्रांसपोर्टर को लेने देगी, नहीं, बार बार कौन आ जाएगी, प्रोबेनिसिड। तो क्या चीज नहीं एक्सक्रीट आउट हो पाएगी, पेनिसिलिन, और पेनिसिलिन का ओवरऑल बायो अवेलेबिलिटी बढ़ जाएगी। तो बेसिकली यही लिखा है कि चेंजेज इन एक्टिव ट्यूबुलर सिक्रीशन, एटीएस। तो आप इसका ये एग्जांपल लिख सकते हैं, प्रोबेनिसिड और पेनिसिलिन, जो मैंने सेम ट्रांसपोर्टर को लेके बताया, राइट। अल्ट्रेशन इन यूरिन पीएच, अब देखिए ये सेम कॉम्बिनेशन है कि आपका अगर एसिडिक, मान लीजिए आपको किसी ड्रग से पॉइजनिंग है और वो ड्रग का नेचर एसिडिक है, तो आपको एसिडिक ड्रग को रिमूव करने के लिए यूरिन का एनवायरनमेंट क्या बनाना पड़ेगा, बेसिक, और जबकि बेसिक ड्रग को रिमूव करने के लिए यूरिन का एनवायरनमेंट क्या बनाना पड़ेगा, एसिडिक। मींस जस्ट अपोजिट आप बनाएंगे, तब ड्रग आयोनाइज्ड होगी, राइट, और आयोनाइज्ड होगी तो वाटर के साथ एक्सक्रीट होगी। तो ये अल्ट्रेशन इन यूरिन पीएच का भी आपने समझ गया। तो ये दो पॉइंट आपके एक्सक्रीशन से रिलेटेड है, लेकिन ये कॉन्सेप्ट फार्माकोलॉजी में मैक्सिमम नंबर ऑफ जगह ये यूज होने वाले हैं। तो आपको आज का टॉपिक इसीलिए मैं कह रहा हूं इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आपके छोटे छोटे जो कॉन्सेप्ट हैं ये सब ये बहुत यूटिलाइज होते हैं। फार्माकोडायनेमिक ड्रग इंटरेक्शन, तो फार्माकोडायनेमिक ड्रग इंटरेक्शन में बच्चों आपका दो ड्रग या तो यहां पे इफेक्ट या तो बढ़ रहा होगा, अगर बढ़ रहा होगा तो उसको हम सिनर्जिज्म बोल देते हैं, जैसे एस्प्रिन या पैरासिटामोल का आप एग्जांपल कोट कर सकते हैं। एंटागोनिज्म में आप एग्जांपल कोट कर सकते हैं, जैसे एस्टाइल कोलिन एंड एट्रोपिन, क्योंकि एट्रोपिन मस्कैर्निक रिसेप्टर ब्लॉकर होता है, ये एक्टिवेटर होता है। तो ओवरऑल एंटागोनिज्म में इफेक्ट कम हो जाएगा और सिनर्जिज्म में इफेक्ट बढ़ जाएगा। ये भी हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं कंबाइंड इफेक्ट ऑफ ड्रग्स में, तो वहां से भी आप थोड़ा हेल्प ले सकते हैं विद एग्जांपल। सो दिस इज ऑल अबाउट द मैकेनिज्म ऑफ ड्रग इंटरेक्शन, फार्माकोकाइनेटिक ड्रग इंटरेक्शन एंड फार्माकोडायनेमिक ड्रग इंटरेक्शन। आप आज का जो सेशन है उसको 2-3 बार वीडियो को देखिए, क्योंकि आज के सेशन से जो छोटे छोटे कॉन्सेप्ट हैं वो आपके थ्रू आउट द फार्माकोलॉजी आपकी ये एक बेसिक आपका जो है स्ट्रॉन्ग करेंगे। सो थैंक यू वेरी मच।